जिसका अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो आइए आज इसका हम लोग वीडियो नंबर जो 1 तो पढ़ लिए, आज 2 से शुरू हम लोग करते हैं और पाठ्यगत प्रश्न में से शुरू करते हैं। प्रश्न का 142 है, प्रश्न 1 से हम लोग का शुरुआत होता है। देखो प्रश्न 1 कहता है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। प्रश्न पहला यही है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो आपका जो उत्तर आएगा, कह सकते हैं कि प्रजनन की मूल घटना है डीएनए को 2 प्रतिकृति तैयार करना। इसके लिए कोशिकाएं रासायनिक अभिक्रियाएं करती है, जिससे डीएनए के 2 प्रतिकृति बन जाती है। इन प्रतिकृतियों का अलग होने के लिए एक अलग कोशिकीय संरचना की आवश्यकता होती है। डीएनए की दोनों प्रतिकृतियां अलग होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रकार प्रजनन में 2 कोशिकाओं के बनाने के लिए डीएनए प्रतिकृति आवश्यकता है। यानी डीएनए प्रतिकृति के बारे में अगर जब भी पूछेगा ना, तो आप जरूर याद रखिएगा सिंपल में कि जो कोशिकाएं होती है, जो आपके प्रजनन में 2 कोशिकाओं को बनाना, जैसे प्रजनन है, प्रजनन में अगर आपको 2 कोशिकाएं प्राप्त करना है, 2 कोशिकाएं बनाना है, तो इन दोनों कोशिकाओं को बनाने के लिए डीएनए प्रतिकृति की आवश्यकता होती है। चलिए, तो सही प्रश्न था, आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। कह रहा है कि जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। बड़ा ही शानदार ये प्रश्न है, देख भी रहे हैं आप कि जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है। विभिन्नता तो माने जीवों में लाभदायक है, परंतु व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। देखो, जीवों में विभिन्नता की किसी जीव के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसके जीवित रहने पर कुछ विभिन्नताएं का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं। यह समानता के आधार पर अधिक अनुकूल होता है, लेकिन डीएनए के दोनों प्रतिकृति बिल्कुल समान नहीं होती है। इसमें कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य होती है, जो धीरे धीरे गहरी होती जाती है। जन्म में होने वाली ये विभिन्नताएं अनंतर नई स्पीशीज के विकास में योगदान देती है तथा जैव विकास का आधार बनती है। अतः विभिन्नता स्पीशीज के उद्भव के लिए आवश्यक है, लेकिन जीव के जीवित रहने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात जरूर आप जानिएगा, विभिन्नता जो है ना, वह जैव विकास का आधार है, ठीक है। और विभिन्नता जो होती है स्पीशीज के उद्भव के लिए आवश्यक है, लेकिन जीव के जीवित रहने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो जीव है उसको जीवित रहने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसकी? जो विभिन्नता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो 2 प्रश्न था और हम लोगों ने इन दोनों प्रश्नों को भी देख लिया। आइए अब हम लोग देखते हैं जो पाठ्यगत प्रश्न का 146 है, इस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रश्न 1 आता है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। अच्छा क्वेश्चन है कि जो द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में आपको बताना है। तो द्विखंडन में कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा कोई जीव एक कोशिका से 2 कोशिका में विभाजन हो जाता है, जैसे अमीबा इत्यादि। देख लो, द्विखंडन, द्वि का मतलब होता है 2, खंडन का मतलब होता है खंड। तो बता सकते हैं कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो बस द्विखंडन में बता सकते हैं कि इस विधि द्वारा कोई जीव एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, उसी को द्विखंडन कहते हैं, जैसे अमीबा। बात समझ गए? तो बहुत आसान था। अच्छा, इसमें बहुखंडन में क्या होता है ना कि देखिए, बहुखंडन में आप देख रहे हैं कि इस विधि में एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग नए जीव में विकसित हो जाता है, जैसे मलेरिया परजीवी, या इसी को हम लोग शॉर्टकट में प्लाज्मोडियम भी कहा जाता है। याद हुआ? यानी इस विधि में एक कोशिकीय जो जीव अनेक भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग नए जीव में विकसित होता है, जैसे मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम इत्यादि। चलिए अब आते हैं प्रश्न 2 के पास। कहता है बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। देख रहे हैं ना, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है।
बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? तो आप इसमें बता सकते हैं कि बहुत से सरल बहुकोशिकीय जीवों की वृंत बता सकते हैं। बहुत से सरल बहुकोशिकीय जीवों की वृंत पर एक कैप्सूल जैसी संरचना होती है जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थिति में उनकी रक्षा करती है और नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगता है। ये हल्के तथा गोल होते हैं जिनके कारण आसानी से वातावरण में फैल जाते हैं। तो भी आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। 3 नंबर कहता है क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनर्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? लाजवाब क्वेश्चन है ये। क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं? प्रश्न यही कहता है कि क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनर्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? तो देखिए इसको उत्तर में आप लिख सकते हैं कि जटिल संरचना वाले जीव पुनर्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहला है ऐसे जीवों की संरचना उत्पन्न जटिल होती है। ऐसे जीवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। दूसरा का ऐसे जीवों में एक विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट अंगों की आवश्यकता होती है। तीसरा ऐसे जीवों में श्रम विभाजन होता है। चौथा और पुनर्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। ऐसी कोशिकाएं जटिल जीवों में नहीं होती है। और चौथा नंबर कह सकते हैं कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? देख रहे हैं प्रश्न है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप इसके उत्तर में बता सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन केवल ऐसे पौधों में ही संभव है जिनके जड़, तना और पत्तियों में नए पौधों की उगाने की क्षमता होती है। यानी जो कायिक प्रवर्धन है ना, उत्तर में आप देख रहे हैं कायिक प्रवर्धन केवल ऐसे पौधों में ही संभव है जिनके जड़, तना या पत्तियों में नए पौधों को उगाने की क्षमता होती है। कुछ पौधों में बीज नहीं होते हैं। ऐसे पौधों को केवल कायिक जनन द्वारा ही उगाया जा सकता है। देख रहे हैं ना, कुछ पौधों में बीज नहीं होते। ऐसे पौधों को केवल कायिक जनन द्वारा ही उगाया जा सकता है। कायिक प्रवर्धन बीज रहित पौधों को उगाना संभव बनाता है। केला, नारंगी, गुलाल, जैस्मीन और गन्ने में बीज बनने की क्षमता कम है या बिल्कुल नहीं है। ऐसे पौधे कायिक प्रवर्धन द्वारा ही उगाए जा सकते हैं। देख रहे हैं ना, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जैसे आप देख ही रहे हैं, इसमें गन्ने हुआ, चाहे गुलाब, नारंगी वगैरह जो होते हैं, ये पौधे जो होते हैं इसके बीज से नए पौधे बनने की क्षमता बहुत कम होती है। ऐसे पौधों को कायिक प्रवर्धन द्वारा ही उगाया जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 5 के पास। कहता है कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? तो इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है। यह जनन के लिए एक मूल घटना है। जनक कोशिका के 2 कोशिकाएं बनती है। ये दोनों प्रतिकृतियां अलग होना आवश्यक है, तभी जनन हो सकता है। इसके लिए एक अलग से कोशिकीय संरचना आवश्यक है। एक प्रतिकृति नई संरचना में तथा एक मूल कोशिका में रह जाती है। इस प्रकार 2 प्रतिकृतियां 2 नई कोशिकाएं बनाने में सहायता करती है और जनन होता है। तो कुछ प्रश्न थे। आइए अब पाठ्यगत प्रश्न में पृष्ठ संख्या 154 पर देखते हैं। देखिए प्रश्न इसमें ये कहता है कि परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? समझ रहे हैं बात को? कहता है कि जो परागण क्रिया है वह निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तो आप इसके उत्तर में कह सकते हैं परागण क्रिया पराग कणों का पुकेसर से। देख लीजिएगा परागण किससे करते हैं। तो परागण में यही कहा जा रहा है कि पराग कणों को पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं।
यह अधिकतर कीट, हवा, जल, पक्षी आदि के माध्यम से होता है और एक क्रिया निषेचन से पहले होता है। निषेचन क्रिया भी देख लेते हैं। नर और मादा युग्मकों को मिलकर जाइगोट बनाने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया में नर युग्मकों की मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य पराग नलिका करती है। यह क्रिया परागण के बाद होता है। समझ गए? नर और मादा युग्मकों को मिलकर जाइगोट बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया में नर युग्मकों की मादा युग्मक तक ले जाने की पराग नलिकाएँ होती है। चलिए दूसरा प्रश्न है, कहता है कि इसमें कि शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो शुक्राशय देख लेते हैं। नर जनन तंत्र में कुछ ग्रंथियाँ जैसे शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथियाँ होती है। इन ग्रंथियों के स्राव शुक्राणुओं के साथ मिलते हैं। इस प्रकार शुक्राणु एक द्रव में आ जाते हैं। यह द्रव शुक्राणुओं का स्थानांतरण को आसान बनाता है। यह द्रव शुक्राणुओं का पोषण भी प्रदान करती है। चलिए प्रश्न नंबर 3 भी देख लेते हैं। करें कि यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो लड़कियों में क्या क्या, जब जवानी आती है यानी यौन आरंभ होते हैं तो क्या उसका होता है, आप जानते भी होंगे। स्तनों के आकार में वृद्धि,